नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के चलते माहौल गर्मा गया। सदन शुरू होने से पहले एनडीए और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। स्थिति को संभालने के लिए संसद के सुरक्षाकर्मी दोनों पक्षों के बीच खड़े रहे। इस दौरान संसद परिसर में काफी हलचल देखने को मिली। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा विपक्षी नेताओं के साथ खिलौने वाला काला बंदर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। विपक्षी सांसदों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अलग अलग मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, जहां पूरा वंदे मातरम को बजाया गया। राष्ट्रगीत के बाद सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी और अंत में लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर जोरदार टकराव देखने को मिला। आखिरी दिन भी संसद परिसर में दोनों पक्षों के प्रदर्शन और आमने सामने आने से सियासी माहौल गरमाया रहा। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने एक अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने हाथ में खिलौना बंदर लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने नारा लगाया, 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। खिलौना बंदर के साथ किए गए इस प्रदर्शन के जरिए विपक्षी सांसदों ने सरकार पर तंज कसा। संसद परिसर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने अपनी मांगों और राजनीतिक मुद्दों को लेकर विरोध जताया। खिलौना बंदर और नारेबाजी के जरिए किया गया यह प्रदर्शन संसद परिसर में चर्चाओं का विषय बना रहा। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा करने से बच रही है, जबकि सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के आरोपों को खारिज करता रहा। प्रदर्शन के दौरान पवन खेड़ा समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संसद परिसर में हुए इस अनोखे प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो भी सामने। वहीं दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियंती 13 से 14 अगस्त 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनकी इस यात्रा को भारत और लाइबेरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, द्विपक्षीय संबंधों और साझा हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विदेश मंत्री की नई दिल्ली यात्रा भारत और लाइबेरिया के बीच कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सारा बेसोलो नियंती भारतीय अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगी और दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श करेंगी। तो लाइबेरिया की विदेश मंत्री का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करने पर जोर दे रहा है। माना जा रहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को नई गति मिल सकती है। वहीं दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में नवंबर 2025 में हुए कार बम धमाके की जांच में अलकायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का कनेक्शन सामने आया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपियों का संबंध अंसार गजवत उल हिंद के अंतरिम मॉड्यूल से था, जिसे अल-कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा बताया गया है। 10 नवंबर 2025 को लाल किला इलाके में हुए बम धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। एनआईए ने 14 मई 2026 को मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ करीब 7500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जांच में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैले नेटवर्क की जानकारी सामने आई। आरोपी जासिर बिलाल वानी को मॉड्यूल का तकनीकी विशेषज्ञ बताया गया है और जांच में डिजिटल प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कथित गलत इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। तो मामले में विस्फोटक तैयार करने और रॉकेट आधारित आईईडी पर प्रयोग करने के आरोप भी सामने आए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपियों ने जम्मू कश्मीर के काजीगुंड इलाके में कथित तौर पर आईईडी का परीक्षण किया था। लाल किला धमाके की जांच अभी जारी है और एजेंसी आतंकी नेटवर्क, फंडिंग और साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 26 साल पुराने अपहरण, लूट और फिरौती के बाद हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या नंबर 3 में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी शाहनवाज को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला छपार थाना क्षेत्र के तेज लहेड़ा गाँव से जुड़ा हुआ है। करीब 26 साल पहले हारून आबाद और मुकर्रम 3 भाई ट्रैक्टर ट्रॉली से हरियाणा लकड़ी बेचने जा रहे थे। कम्हेड़ा रजवाहे के रास्ते पर हथियारों से लैस शौकीन, एहसान और शाहनवाज ने उन्हें रोक लिया। आबाद मौके से भागने में सफल रहा, जबकि 2 भाइयों का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी और परिवार को चिट्ठी भेजी। फिरौती की रकम में देरी होने पर आरोपियों ने उनके पिता सलीम को भी अपने कब्जे में ले लिया।
बाद में सलीम की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी शौकीन और एहसान की पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। वहीं शाहनवाज अन्य मामले में जेल में सजा काट रहा था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 7 गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने शाहनवाज को धारा 364A, 302 और 201 के तहत मृत्यु दंड सुनाया। अदालत ने कहा कि न्याय का उद्देश्य केवल निर्णय सुनाना नहीं, बल्कि समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना भी है। जी वकील साहब, आज सजा सुनाई गई है, किस मामले में सजा सुनाई गई, कब का मामला था, क्या? हाँ, ये आज सजा सुनाई गई है। एक मामला था 26 साल पहले, है लूट, अपहरण करके लूट की और उनकी हत्या कर दी थी। 3 भाई अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ी बेचने के लिए जा रहे थे जमुनानगर। तो ये कमेरा रास्ते पर रबजाई के रास्ते पर 3 बदमाशों ने इसको पकड़ लिया और लेके जंगल में चले गए। उनका अपहरण कर लिया। आबाद, हारून और इलियास, इनके पिताजी को उन्होंने अपहरण की फिरौती की चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के बाद वो उनको तलाश की, ढूंढने लगे। तो वे उनके पास पहुंच गए अपने लड़के के। तो वहाँ जो उनके पिताजी थे सलीम, उसको वहाँ बैठा लिया और उसके लड़के हारून को छोड़ दिया और पैसे की मांग की। और लास्ट में आने के बाद उसके पिताजी सलीम की गला रेत कर हत्या कर दी। 3 बदमाश थे उस समय, शाहनवाज, शौकीन और एहसान। शौकीन और एहसान की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो चुकी है और शाहनवाज जेल में कुछ मामलों में सजा काट रहा था। और आज माननीय न्यायालय FTC ADJ 3rd के द्वारा शाहनवाज को 364A, 302, 201 और 120B में माननीय न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड में 1,10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। नोएडा प्राधिकरण के CEO कृष्णा करुणेश ने विकास कार्यों को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। सेक्टर 96 स्थित मुख्य प्रशासनिक भवन में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को शहर के विकास और व्यवस्थाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। CEO ने सभी वरिष्ठ प्रबंधकों को गांवों और सेक्टरों में अनुरक्षण, विकास और रिसफ्रेसिंग के कार्य 30 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं सभी वर्क सर्किल को अपने क्षेत्रों में अवैध और अनाधिकृत निर्माण चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज करने को कहा गया। अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान को मजबूत करने के लिए प्राधिकरण 5 JCB और 5 हाइवा खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा संभावित हादसों को रोकने के लिए शहर के प्रमुख नालों और नालियों को कवर करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए प्रहरी ऐप और E-ऑफिस की भी समीक्षा हुई। सभी विभागों को 16 अगस्त से पहले संविदाकारों का E-ऑफिस पर रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए। भवनों में अतिक्रमण मिलने पर धारा 10 के तहत संबंधित आवंटियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। वहीं IGRS शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्ती होगी और ऐसे मामलों में 1 महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को इस बार और भव्य एवं समावेशी तरीके से आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पार्किंग क्षेत्र के अंडरपास में भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA प्रबंधन के मुताबिक कम समय में हुई बेहद तेज बारिश के कारण टर्मिनल को पार्किंग क्षेत्र से जोड़ने वाले रास्ते पर पानी भर गया था। जलभराव की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट की टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और 30 मिनट से भी कम समय में पानी को पूरी तरह साफ कर दिया गया। इस दौरान यातायात को अस्थायी रूप से वैकल्पिक मार्ग की ओर डाइवर्ट किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हें सीधे कर पर ही पिकअप की सुविधा उपलब्ध कराई गई। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार जलभराव की घटना का एयरपोर्ट संचालन पर बेहद कम असर पड़ा। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई भी फ्लाइट प्रभावित या बाधित नहीं हुई। एयरपोर्ट की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि जांच में अगर किसी तरह की कमी सामने आती है तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। अचानक हुई तेज बारिश के कारण सामने आई इस स्थिति के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। वहीं नोएडा के ग्राम इलाहाबाद में नोएडा प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। CEO के निर्देश पर वर्क सर्किल 7 की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अधिसूचित भूमि से अवैध कब्जा हटाया। प्राधिकरण के मुताबिक कार्रवाई के दौरान करीब 40 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण के कारण सार्वजनिक भूमि के इस्तेमाल और क्षेत्र के सुनियोजित विकास में बाधा पैदा हो रही थी। इसी को देखते हुए अधिसूचित भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित और सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान मिले अतिक्रमण के संबंध में थाना सेक्टर 142 में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दी गई है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील भी की है कि अधिसूचित भूमि पर अवैध निर्माण या कब्जा न करें। अधिकारियों ने कहा कि नोएडा के सुनियोजित विकास के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने शिवा ढाबे में जा घुसी। हादसा डीपीएस स्कूल के पास पेट्रोल पंप के सामने हुआ। बस के ढाबे में घुसते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस चालक के नशे की हालत में होने की बात सामने आ रही है। हादसे के दौरान बस की चपेट में एक कार, बाइक सवार और ई रिक्शा चालक भी आ गए। दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में भी दहशत फैल गई। गनीमत रही कि इतनी भीषण टक्कर के बावजूद हादसे में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। सूचना मिलते ही इंदिरापुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। चालक के नशे में होने की बात जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल सकती है ताकि हादसे की पूरी तस्वीर सामने आ सके। यहाँ पे एक छोटी बस थी, छोटी बस सबसे इधर थी, उसके जस्ट बगल में हम थे। उसके बगल में ये बस आई, आने के बाद सीधे एकदम फिर तो हमारी गाड़ी को इधर से तो बस ने रगड़ा इसने, और उधर से दबाया तो दूसरी बस ने तो दबाया, तो ऐसे खुद क्या ना मतलब उड़ के गई है ऐसे? हाँ, ऐसे एकदम फुल फ्लाईओवर पे उड़ के गई है एकदम। मेरा नाम भोजवीर है जी। अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, किस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ है? ये गाड़ी रोड पे बहुत स्पीड से आ रही थी और पता नहीं इसने पहले एक गाड़ी में टक्कर मारी, उसके बाद सीधी वहां से घुसा के ले आया और दुकान में यहाँ तक पहुंच गई और ये बहुत सारा नुकसान कर दिया इसने। हमारी दीवार भी तोड़ दी, हमारी चालियां तोड़ दी, सामान बहुत सारा टूटा, हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। अभी किसी की जान हानि की खतरा नहीं, जान हानि तो किसी की नहीं हुई है, लेकिन सामान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी ड्राइवर की कोई सूचना? ड्राइवर हमको नहीं मिल पाया, ड्राइवर को देखते ही वो उतर के भाग गया है। क्या नाम है आपका? विपिन गुजर। अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, किस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ है, इससे क्या हुआ है? अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे बस जो खड़ी हुई है, यह बिल्कुल अनियंत्रण थी, जिसकी लगभग अगर मैं स्पीड आपको बताऊं तो 70 से 80 के बीच में रही होगी। जैसे ही मैं इधर से आ रहा था बच्चों को स्कूल छोड़ करके, तो मैंने देखा कि पहले इसने एक गाड़ी को ठोका है। गाड़ी को मारने के उपरांत में एक इसके जस्ट बगल में ऑटो चल रहा था, ऑटो वाले पे भी इसने टक्कर मारी है। उसके उपरांत एक दूधिया बेचारा जो दूध बेचने के लिए जा रहा था, उसको भी इसने टक्कर मारी है। टक्कर मारने के उपरांत ये बंदे, मुझे लग रहा है कि जैसा कि मैं अभी तक सोच समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यह नशे की हालत में था ड्राइवर जो है इसका, और वह इतना स्पीड में नियंत्रण होकर के गाड़ी को डिवाइडर पे चढ़ा करके इतनी स्पीड से गया है कि जैसे ही मुझे लगा कि उसकी आंखें खुली, नशे से उसका नशा टूटा है, तब जाके उसे पता चला कि उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट 2-3 गाड़ियों को उसने ठोक दिया है। गनीमत रही कि यहाँ से तकरीबन प्रतिदिन 100 से 200 आदमी इस फुटपाथ के जरिए निकलते हैं, कि कोई उस समय इस फुटपाथ पे मौजूद नहीं था और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बगल में ही नाला है। नाले के उपरांत इसके जब पहिए नाले में चले गए हैं, तब जाकर के जो आगे होटल बना हुआ है उसकी जो दीवारें हैं उससे टकरा करके ये रुका है। और बहुत बड़ा इसने एक तो बेचारा जो बल्ली का कार्य करता है और जो होटल है, इनका बहुत बड़ा नुकसान इसने कर दिया है और ड्राइवर नशे की हालत में यहाँ से फरार हो चुका है। क्या नाम है आपका? सोनू। जी, अभी एक एक्सीडेंट हुआ है बस से, किस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ है और उससे आपको क्या क्या नुकसान हुआ है? सीधी बस आई है और आके नुकसान हमारा तंदूर का हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, अंदर भी नुकसान हुआ है, इसमें गेट टूट गया है और बाकी हम सुरक्षित हैं। यहाँ पे एक छोटी बस थी, छोटी बस सबसे इधर थी। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में इमरजेंसी कॉल अटेंड करने जा रही यूपी 112 की पीआरवी गाड़ी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। बहरामपुर के पास हुए इस हादसे में पीआरवी चालक और पायलट कपिल तोमर की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक थाना सेक्टर 63 की पीआरवी संख्या
9619 को इलाके से एक इमरजेंसी कॉल मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। इसी दौरान बहरामपुर के पास पीआरवी वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। हादसा इतना भीषण था कि वाहन चला रहे पायलट कपिल तोमर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और साथी पुलिसकर्मियों की मदद से उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ड्यूटी के दौरान हुई इस दर्दनाक घटना की सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक पुलिसकर्मी के परिवार में भी मातम पसरा हुआ है और पुलिस प्रशासन की ओर से हादसे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक इमरजेंसी कॉल पर लोगों की मदद के लिए रवाना हुए पायलट कपिल तोमर के हादसे में जान चली गई और घटना ने एक बार फिर ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के सामने आने वाले जोखिम को उजागर कर दिया है। मुजफ्फरनगर में 2013 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े नंगला मंदौड़ पंचायत मामले में 25 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। शासन के आदेश के बाद विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को मुकदमा वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। इस मामले में भाजपा नेता एवं मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई प्रमुख नेताओं पर मुकदमा दर्ज था। सपा सांसद हरेंद्र मलिक भी इस केस में आरोपी थे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और भाजपा नेता सुरेश राणा समेत कई अन्य लोगों के नाम भी आरोपियों में शामिल थे। मामला वर्ष 2013 में नंगला मंदौड़ में आयोजित पंचायत के बाद दर्ज किया गया था। आरोपियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। लंबे समय से चल रहे इस मामले में शासन की ओर से मुकदमा वापस लेने का आदेश जारी किया गया था। इसी के आधार पर विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 25 आरोपियों को राहत देते हुए केस वापस लेने का आदेश पारित किया। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े मामलों में यह मुकदमा काफी चर्चित रहा है। अदालत के आदेश के बाद इस मामले में आरोपी बनाए गए कई राजनीतिक नेताओं को बड़ी कानूनी राहत मिली है। वहीं बुलंदशहर में तिरंगा यात्रा की तैयारियों के दौरान बड़ा हादसा हो गया। काला आम चौराहे पर गैस के गुब्बारे फुलाते समय सिलेंडर फटने से 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक नगर क्षेत्र के मोहल्ला साठा निवासी राकेश और राजेश उत्सवों के दौरान गैस के गुब्बारे लगाने का काम करते हैं। भाजपा की ओर से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के लिए दोनों काला आम चौराहे पर गुब्बारे फुला रहे थे। बताया जा रहा है कि गुब्बारे फुलाने के लिए सिलेंडर में नोजल लगाने के दौरान अचानक सिलेंडर फट गया। धमाके की चपेट में आने से राकेश और राजेश गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए राजेश को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। राकेश का भी अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। सिलेंडर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। तिरंगा यात्रा की तैयारियों के दौरान हुए इस हादसे से मौके पर मौजूद लोगों में भी हड़कंप मच गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।